इनकम ऑफ द कंज्यूमर में सर आप पैसा ज़्यादा कमाते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहता है प्रोडक्ट का, वो अदर फैक्टर है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर किसके हेडिंग में था? नहीं बोलेगा, रुकिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर था फैक्टर्स इफेक्टिंग में, एक था प्राइस और दूसरा क्या था? अदर्स। अदर्स के अंदर था इनकम। तो क्या चेंज हो रहा था? प्राइस की इनकम। अब यहां पे बोल रहा नहीं नहीं दाम गिरा है, दाम गिरने की वजह से क्या आपने कुछ पैसे बचा लिए, तो वो है रियल इनकम। रियल इनकम जी बोथ आर परचेजिंग पावर, you can't write purchasing power only. When I earn more money, I get more students, that is also increasing my purchasing power. But if there is an increment in purchasing power due to a fall in price, that is increment in real income. क्योंकि एक्चुअली हाँ ना में जवाब दिए, देयर इज नो इंक्रीज इन इनकम। मैं ज़्यादा नहीं कमाया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आए हैं, मेरे पैसे बच गए हैं। क्यों बचे हैं? बिकॉज प्राइस फेल। आई डिड नॉट बाय लेस, प्राइस फेल। द सेम थिंग दैट आई यूज्ड टू बाय फॉर 2000 has now become for 1400. So I'm left with 600 rupees. So I can buy more. Exactly. That was income effect. That was with his explanation. But Bhumi doesn't care about saving money. Bhumi is saying I have an option between Pepe and Levi's. Both are almost the same range. But if price of Pepe falls, I would prefer Pepe to Levi's. Anything talking about her purchasing power? No. What is working for her is called the substitution effect. In both cases, please understand, the price of the substitute or neither the income did not change. The other factors are not changing. नहीं, किसका दाम चेंज हो रहा है? Of the commodity. And now it becomes relatively cheaper than its substitute. पेपे जीन्स। क्यों? क्योंकि किसका प्राइस चेंज हुआ है? किसका? तो डिमांड कर्व में प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अनदर होना चाहिए कि सेम कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी होना चाहिए? रुकिएगा, रुकिए। इफ प्राइस और क्वांटिटी का बात हो रहा है, एक हो रहा है प्राइस ऑफ टी और दूसरा हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी। ये कौन सा चीज है? अगर हम लोग डिमांड कॉफी का देख रहे हैं, प्राइस की अदर फैक्टर। लेकिन यहां पर प्राइस ऑफ टी गिरने की वजह से आप टी ज्यादा लोगे क्योंकि कॉफी रिलेटिवली महंगी है, तो चेंज किस में है? थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? एक टी है, एक कॉफी है, हम टी ड्रिंकर है, कॉफी का दाम बदलता है, तो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी है कि सब्सटीट्यूट है? लेकिन अगर टी का ड्रिंकर, टी का दाम गिर रहा है और वो ज्यादा टी ले रहा है क्योंकि टी अब रिलेटिवली सस्ती हो गई है, तो किसका प्राइस चेंज हो रहा है? अदर फैक्टर का कि प्राइस अपना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोनों में फर्क है। एक है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट चेंजिंग, तो आप शिफ्ट मार रहे हैं, तो वहां अदर फैक्टर में परिवर्तन है। एक है प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजिंग। सो जब दाम गिर रहा है, विधि क्या सोच रही है? अरे मेरे पैसे बच गए, मैं ज्यादा खरीदूंगी। भूमि क्या सोच रही है? मेरे पास ये जो कमोडिटी मैं ले रही थी वो ऑलरेडी और प्रिय हो गई है मेरे को, इट हैज बिकम मोर डियर टू मी। व्हाई? बिकॉज इट हैज बिकम रिलेटिव, नथिंग टू डू विद इनकम इफेक्ट। शी इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट हर रियल इनकम, शी इज थिंकिंग अमंग द टू प्रोडक्ट्स। नाउ आई प्रेफर दिस वन बिकॉज इसका प्राइस गिर गया। एंड व्हाट हैपेंस इफ पेपे का प्राइस बढ़ जाता है? एंड पेपे का क्वांटिटी में क्या चेंज आता है? तो लॉ ऑफ डिमांड वही प्रूफ कर रहा है। ऑन द अदर हैंड दिवांश ना इनकम इफेक्ट फॉलो कर रहा है और ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉलो कर रहा है। देवांश का मेंटालिटी है क्योंकि मैं ज्यादा खरीद रहा हूं मेरी सेटिस्फैक्शन गिरती है। एवरी पर्सन इज जस्टिफाइंग जस्ट वन थिंग, दाम गिरने पे ज्यादा क्यों? एक इनकम के पर्सपेक्टिव से कौन सी? रियल इनकम की नॉर्मल इनकम? रियल इनकम। एक सब्स्टिट्यूट की रिलेटिव प्राइस से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं चेंज हुआ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हुआ, उसी की वजह से वो ज्यादा डियर या वो मतलब अनफेवरेबल हुआ बिकॉज उस कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ। पर देवांश का कॉन्सेप्ट अलग है, वो बोल रहा है क्योंकि मैं इतना रेगुलरली खरीद रहा हूं, ज्यादा खरीद रहा हूं, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है, लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो होता है। कोई ग्राफ नहीं है सर इसका, सारा कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लॉ ऑफ डिमांड इसका कोई ग्राफ नहीं बनाना है आपको। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई डू पीपल बाय मोर व्हेन द प्राइसेस फॉल and why do people buy less when the prices rise? हम लिखवा देंगे, डोंट वरी। हाँ, फैक्टर्स नहीं है, पॉइंट्स है।
पर होता है ना कुछ लोगों को रनिंग नोट्स चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर? Are you talking about taste and preferences, sir? Then you are not making other things constant. Law of demand will not hold true. बोल रहा है भैया हमको पेपे ही लेना है, बढ़ने दो लिवाइस का दाम, बढ़ने दो पेपे का दाम। तो what did you change? Taste and preference. For law of demand to happen, others are already constant. है ना? There is no taste and preference. Yes, there is no change in income. There is no change in price of substitute. With this should give you the confidence कि in income effect, income is not changing, price is changing, because income तो constant है law of demand के लिए. When you are talking about substitution effect, you are not talking about price of substitute changing, because price of substitutes are constant. The change is in its own price. Doable है? ये 3 पॉइंट हुआ था शायद, तीनों केस में। एक बात सोचना, हाँ आप क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि आपके पैसे बच रहे थे इसलिए ज़्यादा लेना था। उसको पैसे बचाने ही नहीं है, उसको सब स्पेंड करना है। पर करेक्ट, तो व्हाट इज वर्किंग फॉर हर, रियल इनकम और सब्स्टिट्यूशन? सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दे आर बेसिकली जस्टिफाइंग कि आप दुकान गए, 5 रुपये का सामान था, 4 रुपये का हुआ, अब घर आके बोले मम्मी मैंने 5 की जगह 6 kg ले लिया। क्यों लिया ज़्यादा? मम्मी पैसे बच गए। मम्मी आप बोले थे भिंडी और गोभी लाने के लिए, भिंडी सस्ती मिल रही थी, मैंने गोभी ली ही नहीं, मैं ज़्यादा भिंडी ले आई। पर क्योंकि पैसे बचे थे इसलिए ज़्यादा भिंडी लेके आए थे, तो इनकम इफेक्ट है। गोभी और भिंडी में भिंडी प्रिय ज़्यादा लगी क्योंकि दाम कम हो गया था, इसीलिए भिंडी ज़्यादा लियो, तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। क्योंकि हम भिंडी रोज खाएंगे पक जाएंगे तो मैंने डिस्काउंट मांग लिया, तो वो लॉ ऑफ डीएमयू है। तीनों एक ही चीज़ बोल रहा है कि दाम गिरने पे ज़्यादा भिंडी क्यों लाए, एक पैसे बच गए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डीएमयू। ये 3 ही मेजर पॉइंट है। बाकी 2 पॉइंट जो बुक में है वो ऑब्जर्वेशनल है। ऑब्जर्वेशनल का मतलब कोई प्रूविंग नहीं है, ये देखा गया है कि ऐसा होता है। फिर से बोल, वही नेक्स्ट पॉइंट है, बोलिए। आप क्या बोले कि ये डिमांड ऑफ लॉ, ये डिमांड ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ डिमांड। हाँ कि जब प्राइस बढ़ा तो लोग कम क्यों ले? हाँ, क्लियर है? बोलिए सर। It works mostly on everything, but provable only on consumable goods. नहीं, it won't. Passion, art, hobbies, ये सब चीज़ पे काम नहीं करेगा। एक्सेप्शन तो अभी बेचारा अपना घर का तब समस्या बताने लगेगा तो, है ना? मेरे हिसाब से लव एंड अफेक्शन पे भी लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है ना। द मोर लव वी गेट, नॉट कंट्रोल। Certain times we mistake control and love to be a part of the same thing. It does not mean that, है ना? I agree with you what you're saying. Maybe when you are 30 years old and every day you come back from home and you have no restrictions in life and you keep getting the same love again and again with नहीं आज जा नहीं सकते, ये खा, ये मत कर, then you will never say कि अच्छा मम्मी पैर कम ज़्यादा कर रही है तो इसलिए फील नहीं हो रहा है। मम्मी, पापा, बहन, जानू, कोई भी, है ना, समझ रहा है? आई ऑब्वियसली यू आर नॉट इन दैट स्टेज इन लाइफ टू अंडरस्टैंड दैट। आई अंडरस्टैंड। अभी माँ बाप का प्यार या किसी का भी थोड़ा कंट्रोल आ जाता है तो वो घुटन फील होता है। आई अंडरस्टैंड, मैं भी वहाँ रह चुका हूँ, है ना। आई ऑल्सो फील लाइक दैट यार हर बार कैसे कोई आदमी बताए कहाँ पे हो। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। सो बाकी के जो 2 पॉइंट, अच्छा लॉ ऑफ डीएमयू यू वांट मी टू डिक्टेट अ लिटिल बिट? लिखिए फटाफट। नहीं, इधर आ जाओ भूमि के पास, लिखिए एज वी बाय मोर, ये लिख के जाना, एज वी बाय मोर, लिखना भाई लिखना, एज वी बाय मोर द एडिशनल satisfaction derived from the commodity falls. Satisfaction derived from the commodity falls. As a consumer, as we consume more, the additional satisfaction of the commodity falls. As a consumer, we would like a compensation
in price as we are buying more. Compensation in price as we are buying more. क्योंकि हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है, मेरा दाम कम करो. बार्गेनिंग वाला जो एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, राइट. दी अदर 2 पॉइंट्स काशवी आर ऑब्जर्वेशनल, जो मैं आपको बता रहा था. ऑब्जर्वेशनल इन द सेंस कि ये कोई जैसे इतना बढ़िया पॉइंट है ना, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डीएमयू, ये ना सिर्फ देखा गया है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज several uses of a commodity. What kind of demand is that? If a commodity has multiple uses, composite demand. So we are talking about goods with a composite demand, है ना. उत्कर्ष एग्जाम्पल आपके थ्रू करते हैं सर. आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग कितना आता है? अप्रॉक्स एवरेज इट आउट 10,000 रुपीज़. तो सर आपको CSC से चिट्ठी आता है कि आप सेम कंजम्पशन अगर करोगे तो आपका बिल 50,000 रुपये आएगा. मतलब दे इंक्रीज द यूनिट रेट्स. If you continue using the same units, you will spend 50,000 rupees on electricity. Suppose. So what has happened basically, they've increased the prices. Tell me some lifestyle changes you will make. Don't say I will stop using electricity. You can't stop using electricity. पंखा लाइट चाहिए. और कुछ लाइफ में परिवर्तन करोगे सर आप, क्या करोगे? हमको लगता है, मैं आपको हिंट करता हूँ, if I take you to that direction, you will be able to answer. You will stop your माशी from using the washing machine. I'll tell them कि भाई दीदी कपड़ा हाथ से धोइए. अगर आपके घर में माइक्रोवेव है और पानी गर्म होता है, चाय वो बनती है, आप बोलेंगे माइक्रोवेव को मत हाथ लगाओ, बहुत महंगा इलेक्ट्रिसिटी है, गैस पे चूल्हा पे जलाओ. इंडक्शन अगर कभी जीवन में यूज़ करते थे, बंद कर देंगे. वैक्यूम क्लीनर की जगह हाथ से सफाई करेंगे. स्मार्ट बोर्ड की जगह हम दूसरे पे चले जाएंगे. गीज़र गर्म पानी लगेगा पर गैस से गर्म करेंगे. मतलब why am I telling you this? You are going to only use electricity for the most important purposes. What happened? Price rose. What was your reaction to that? Observational. But with certain goods which have a composite demand, when the prices of such goods rise, we reduce its consumption only to its basic bare necessities. मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सुबह किसी एक बच्चे ने, बोला भैया मिल्क इज ऑल्सो एन एसेंशियली अ कॉम्पोजिट डिमांड. सॉरी, मिल्क तो आइडिया ही नहीं कितने का है. फिर कितना रुपया लीटर है बोल? तो किस में केजी में लेता है कि वो 1 लीटर है कि आधा लीटर है? 500 ml इज 32 रुपीज़. 64 रुपये का 1 लीटर. कहाँ से इनएक्सपेंसिव हुआ रे? 64 रुपीज़ है ना. अरे हाँ, वो अमूल ताज़ा लेने जाएंगे तो 150 रुपया लीटर है. और फुल क्रीम, स्किम मिल्क, आगे जाएंगे ना तो दूध का ऐसा वैरायटी जानेंगे कि माथा घूम जाएगा. पर पॉइंट क्या है भैया? पॉइंट ये है कि बच्चा सुबह बोला कि भैया हम लोग शिव जी पे दूध भी चढ़ाते हैं, हम लोग अपना मेकअप वगैरह भी करते हैं. हाँ, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, सॉरी स्किन केयर रूटीन, ठीक है, एक्सेप्टेबल. फिर हम छेना भी निकालते हैं, हम दही भी जमाते हैं, हम उससे घी मक्खन भी घर पे निकालते हैं. जो जिम जाते हैं वे प्रोटीन भी हम दूध से ही निकाल लेते हैं. जैसे ही अगर एक्सपोनेंशियली इसका थोड़ा दाम बढ़ जाता है ना, मैं जवाब दीजिए एकदम बेसिक नेसेसिटीज़ पे शिव जी को सॉरी बोल देंगे आप कि शिव जी सॉरी, बहुत महंगा हो गया है दूध. ये एक बेसिक कंजम्पशन के लिए ही यूज़ किया जाएगा. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में हुआ. हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता, मैं पीता हूँ कॉफ़ी, वो भी ब्लैक. तो माशी लोग के लिए दूध तो मंगाना ही पड़ेगा, उनको तो चाय का आदत है. एंड recently, as Kashvi said, the prices of milk have risen recently. पता है? Not to say कि हम उनको बेसिक चीज़ें नहीं देंगे, but we went and opted for powder milk. अमूल्या का या बहुत सारा कंपनी का पाउडर मिल्क आता है, which is way cheaper खाने में, पर बहुत मोटा भी करता है. वो जो ट्रेन में होता है ना? हाँ. Again digressing. Aryan, focus. One more comment, you go home today. ठीक? चलिए, प्राइस राइज, क्वांटिटी फॉल, प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइज. मैं लिखवा देता हूँ ये सेवरल यूजेस वाला पॉइंट, लिख लीजिए. विद गुड्स हैविंग अ कंपोजिट डिमांड, विद गुड्स हैविंग अ कंपोजिट डिमांड,
if the prices rise, composite demand, if the prices rise, पहले लिख लो, fall भी लिखवा दूंगा. If the prices rise, we reduce our consumption only for its basic needs. Agreed. इसीलिए basic needs. अब किसके लिए कौन सा more necessity है वो नहीं पता. Only for our basic needs. ठीक लिख सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि ना नेसेसिटी हो. आप में भी लग्जरी के लिए भी यूज कर रहे हैं. आपके लिए क्या मैटर करता है वो तो आप ही जानेंगे. इसका उल्टा सोचो ना भूमि एक बार. प्राइसेस फेल, सी से आप मासी को बोलेंगे दीदी कल से काम पे मत आइए, कपड़ा वॉशिंग मशीन में ही धुलेगा, है ना. वैक्यूम क्लीनर घर पे ले आएंगे, है ना. वो रोबोट आता है पोछा का, जानता है, 12,000 रुपये का आता है. आपको बस उसमें कपड़ा डालना है, वो पूरा घर पूरा पोछा मार देगा. और बहुत खराब पोछा भी है. मेरा बेवकूफ़ी हम कर चुके हैं ये सब, खरीद ले आए थे. हाँ हाँ हाँ, टाइम लेता है और साफ भी नहीं करता है. इंडियन हाउस होल्ड के लिए नहीं बना है ये सब. ये बीच में तो कारपेट आएगा, कारपेट में 4 खिलौना होगा, वो कहाँ से संभव है. आधे से ज़्यादा टाइम तो वो जोई को खा लेता है. मेरा डॉग है बीगल, वो पोछा करते करते वो लोग दोनों के बीच में ऐसा लड़ाई होता है, उसको लगता है कोई मॉन्स्टर आ गया है और उस पर अटैक ही करता रहता है पूरा. इलेक्ट्रिसिटी अगर सस्ता हो जाए, everybody will start shifting it for unimportant uses. We might shift to induction cooker. We might only cook in microwave. Everything is cookable in our microwave. Gravy items, rice, चपाती नहीं होता बस. तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बेसिक नीड नहीं यूज करेंगे, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो भी यूज करने लगेंगे. हाँ, तो शिव जी को भी ऐसे चढ़ा देंगे, है ना. क्या बोलिए? क्लियर. लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ बायर्स. नंबर ऑफ बायर्स, नॉट इंपॉर्टेंट यूजेस. वो फैन ऑफ कर देना थोड़ी देर. चलिए, like IRCTC. Okay. Can it create artificial Shortages. Yeah. and make the price? Yeah. Absolutely. उसको होर्डिंग बोलते हैं. संभव है, होता है. उसमें हुआ कोविड में वैक्सीन्स को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को होल्ड किया गया. इलीगल है लेकिन. आपका ब्रांड आपका Yes, but if it is an essential commodity, you are not allowed to do it. Not allowed to do it. Not allowed to do it. If it is a Gucci, Prada, LV that we are talking about, कर दे shortage. लोग करता भी है. Any surplus stock, they burn it. They never have this sale concept. You walk into an Armani, you walk into a Gucci, they don't have 20% off. They don't believe in all that. Any surplus stock they have, they burn it. They burn it. वो अरमानी नहीं है, वो नकली है. वो that is a defect, sir, which the company rejects and factory outlet sell. That defect is not visible to normal eye, but it is purely a defect. जितना factory outlet है, they sell them on the basis of kg. तो फिर कुछ नहीं. factory outlet definition is when the surplus stock is rejected due to a minor detail. They will not sell it in their main store, they will give it in factory outlets. चलिए, क्लियर. नेक्स्ट चलिए, कौन से पॉइंट पे थे? इंक्रीज नहीं, जस्ट नंबर ऑफ बायर्स लिखिए. नंबर ऑफ बायर्स. सर इफ यू डोंट माइंड, विच फोन आर यू यूजिंग? आईफोन. अब मेरे को ना जेन्युइनली मैं अगर आपको बात कर पाऊँ, इट्स जस्ट दैट आई हैव ऑलवेज बीन एन एंड्रॉयड पर्सन, एंड रिसेंटली मैं कुछ दिन से सोच रहा हूँ आई विल शिफ्ट टू एन आईफोन. The issue is just simple. It's not that genuinely, it's not that I can't afford a 1 lakh phone. It's just that I can't justify the price. अगर आप मेरे से पूछे भैया आप आईफोन क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि महंगा है, नहीं यार 70 का तो हम सैमसंग ही ले सकता है.
है ना, 70 में तो आईफोन भी ले सकता है कोई। ये मेरा वन प्लस था उस टाइम पे, ये 56 का था 3 साल पहले। दिस वॉज द फ्लैगशिप फोन, द टॉप मॉडल। एक सेकेंड सर, प्रॉब्लम इज दैट आई डोंट जस्टिफाई द प्राइस, but for him it might justify the price, for you it justified, that is why you bought it. What if we reduce the price? True false, let's do this. हाँ, 1 लाख पे कौन कौन आईफोन लेगा? रेज हैंड। एक 90,000, 2 हो गए, 75,000, थोड़े और हाथ बढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है आप समझ रहे हैं? 50,000 पे आईफोन मिल रहा है लेटेस्ट मॉडल, आप हाथ नहीं उठा रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, है ना? सोच कर देखिए। पर पॉइंट मेरा समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है भूमि, बहुत सारा डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो जा रहा है। बोल रहा है कि यहां पे क्या होता है, जब चीजों का दाम गिरता है, देखा गया है कि नंबर ऑफ बायर्स बढ़ता है क्योंकि अ लॉट ऑफ डिजायर्स आर कन्वर्टेड इनटू डिमांड। एंड सिमिलरली व्हेन प्राइसेस राइज, अ लॉट ऑफ डिमांड इज कन्वर्टेड इनटू डिजायर्स। वो औकात के बाहर हो जाता है। 70 का फोन अगर 1 लाख का हो जाता है, मे भी बहुत लोग के लिए फर्क नहीं पड़ा, पर बहुत लोग को फर्क पड़ेगा। नहीं सर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन। We have never discussed the law of demand being high or low. We are discussing rise and fall. हाँ, yes absolutely. Word 2 मैंने दिया तो एग्जाम्पल आपको, फोन। How much is your utility from it? मैं आपको genuinely बोल रहा हूँ, not trying to boast or anything. A lot of students have told me this. I don't know आप ये believe करते हैं कि नहीं, कि भैया in spite of 2200 you are very cheap. This is what my current students have told me. अभी भी भैया सस्ते हैं आप। Not because 2200 सस्ता है रे, because हमको लगता है कहीं ना कहीं कंज्यूमर के मन में है कि भैया 2200 से ज्यादा का सर्विस देते हैं हम लोग को, वर्थ है। यहीं पे मैं आपसे 2200 लूं, महीना का 1 क्लास कराऊं, आप मुंह पे मना करके चले जाओगे, है ना? इट्स नॉट दैट 2200 इज एक्सपेंसिव और चीप, इट इज 2200 नॉट वर्थ, यू आर गेटिंग यूटिलिटी। जीवन में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदते हैं जो महंगी होती है और घर आके बोलते हैं महंगी है पर वर्थ है। यार वो बड़ा महंगा है पर यार काम का है। We have justified the price with our utility. We try to measure the satisfaction by the price that we pay for it. We in fact do this for a lot of things, not just utility. We do this for words. क्या 1 लाख रुपए का बात बोला है? 1 लाख का बात क्या होता है? But in our head, what are we saying? That what you have told today is worth 1 lakh rupee satisfaction. इंसानों को जज कर देते हैं हम लोग, पता है 2 कौड़ी का आदमी है, 2 रुपया का आदमी 2 रुपया का होता है। वी ट्राई टू जस्टिफाई एवरीथिंग विद मनी, है ना? बिकॉज सबकॉन्शियसली द कंज्यूमर बिलीव्स इन ओनली वन थिंग, यूटिलिटी। एज लॉन्ग एज आई चार्ज 5,000 रुपीज एंड विधि गोज होम हैप्पी कि हाँ मेरे को मिला 5,000 का सर्विस, एक भी बार वो नहीं मतलब स्किप करेगी क्लास, बिकॉज जितना पैसा दे रहे हो उसके बदले उतने का सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है। 30 रुपए का चिप्स खरीद रहे हो, बेधड़क होके खरीद लेते हो, कारण क्योंकि आपको 30 रुपए की भूख लगी होती है। यहीं पे पेट भरा है, 30 रुपए का चिप्स मिल रहा है, नहीं लेते हैं। कारण सिंपल सा है कि अभी यूटिलिटी नहीं मिलेगा। और 300 रुपए का पॉपकॉर्न खा लेते हैं, कॉस्ट प्राइस उसका 3 रुपया भी नहीं है, थिएटर्स में लेते हैं ना, क्योंकि उस टाइम पर वो मजा आता है पिक्चर देखते देखते पॉपकॉर्न खाने का। रास्ते में आपको अगर वो रेडी वाला 300 रुपए में पॉपकॉर्न दे रहा है सेम क्वालिटी का, खरीदोगे? कारण सोचियो कभी इस बारे में, यूटिलिटी नहीं है ना भैया उधर। भयंकर प्यास लगा हुआ है, दुकानदार बोल रहा है 10 रुपए का पानी का बोतल है लेकिन हम 100 रुपया चार्ज करेंगे, देते हैं ना हम लोग। यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं वहां से मेंटली। एयरपोर्ट्स, या अगर फॉरेन कंट्री में आप जाइए जहां पानी महंगा है, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों में, बियर इज चीपर देन वाटर। इन ऑस्ट्रेलिया, गूगल इट, बियर इज चीपर देन, मतलब अ बॉटल ऑफ बियर इज चीपर देन अ बॉटल ऑफ वाटर। और वहां पे पानी महंगा हो गया।
विच कम्स डाउन टू वर्ड 500 रुपया। बाप रे, सोचिए पर लिए होंगे आप, ट्रैक करके पानी पी नहीं पिएगा आदमी तो बेहोश हो जाएगा, लेना ही पड़ा होगा, जस्टिफाई किए ना आप उसको। हाँ पर तो भी कंज्यूम तो करें, है ना। यस ट्रू है ये। पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है बहुत देशों में ना मैम, अब भगवान ना करे आप आपके अफ्रीका चले जाएं, पानी ही नहीं है, आप बिलीव करेंगे। हम लोग बहुत चीज़ें ग्रांटेड में ले लेते हैं, पर बहुत सारी जगहों पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। चलेगा। हम आपको बता रहे थे मोस्ट एक्सपेंसिव वाटर दैट आई हैव एवर हैड वाज इन मालदीव्स। जैसे वो बोल रही है ना मैम, $10 का एक बोतल, 800 रुपये का पानी नहीं ली पिए हम जीवन में कभी। 800 रुपये का एक बोतल पानी, इंडिया में 80 बोतल आएगा। कहाँ पे? दुबई में। अब दुबई में जा रहे हो अबीबी के पास, तो वहाँ तो हर चीज महंगा है। 4 कोक का। भाई थोड़ा भाषा यार, पापा बोलो, तुम्हारे अपने ही हैं, पढ़ाई के नहीं है। 3,000 रुपये का एक कोक। कोका कोला मंगाया था कि कोक मंगाया था? हाँ, वो सोने वाला मंगाया था क्या? वो दाम बता रहा है ये। सॉरी त्रिनाभ, यू आर सेइंग समथिंग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बोल बोल बोल। इससे अलावा एक बात पूछना था, आपको जो पीडीएफ भेजे थे जिसमें नोट्स दिए था, हाँ इको का, उसमें बहुत नोट्स मतलब ऊपर नीचे हुआ हुआ है। मतलब जैसे चैप्टर 2 पहले दिया हुआ है, फिर चैप्टर 3 उसमें है नहीं, डायरेक्ट चैप्टर 4 है। क्योंकि डिमांड के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और थर्ड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो हम लोग अभी वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो भी फर्स्ट टर्म में है, पर पहले डिमांड के बाद इलास्टिसिटी होगा। तो जहाँ से इलास्टिसिटी चैप्टर है वहाँ से फिर चैप्टर 4 है, राइट? जी चलिए ये क्लियर है। ये हमारा डिस्कशन था रिगार्डिंग फैक्टर्स इफेक्टिंग रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। विधि का रीजन था पैसे बच गए, भूमि का रीजन था ये रिलेटिवली सस्ता हो गया तो हम वो क्यों खरीदे। दिवांश बोल रहा है कि भैया ज़्यादा खरीद रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, दाम कमाइए। और बाकी तो ऑब्जर्वेशन है, कोई रीजन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी वाले गुड्स के साथ देखा द एडिशनल सेटिस्फैक्शन व्हेन यू कंज्यूम समथिंग। फॉर एग्जांपल यू ईट 1 रोटी, जस्ट गिव अ नंबर इन योर हेड, इतना रुपये का मजा मिला एक रोटी खा के, एनी नंबर, 20 रुपया। विल द सेकेंड रोटी be giving you the same satisfaction, more or less? So let's say this be 19. This 19 that you are saying is the marginal utility, the additional utility, the utility derived from the next level of satisfaction. तीसरा वाला में आपका satisfaction और कमेगा, उल्टा भी नेगेटिव भी होता है। हाँ नहीं 20 to 19, 19 is the change, there is nothing, one nothing। 20 to 19 is falling ना, तो उसी को लिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चलेगा। इफ यू आर गोइंग टू क्लास 11 यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लुकिंग एट इज टोटल यूटिलिटी। दिस इज 20 एंड दिस इज 39। एक रोटी से कितना सेटिस्फैक्शन था भूमि? हाउ मच फ्रॉम 1 रोटी? 20। हाउ मच फ्रॉम सेकेंड? सो हाउ मच फ्रॉम 2? 39। सो व्हाट्स योर एडिशनल सेटिस्फैक्शन? दैट इज 19। दैट इज द लॉ ऑफ डीएमयू। ये आप अलग से पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी फिलहाल के लिए लॉ ऑफ डिमांड में इतना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। 6 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है, सॉरी नंबर ऑफ बायर्स लिखवाना है क्या? बेसिक है यार। अच्छा लिखो लिखो। व्हेन प्राइस फॉल्स डिजायर कन्वर्ट्स इनटू डिमांड, देयरफॉर क्यूडी राइजेस इनटू डिमांड, therefore QD rises and vice versa। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नहीं लिखते, नहीं लिखते। अभी तो रनिंग नोट्स है ना, ये आपके आंसर्स नहीं है। आपके जो आंसर्स है वो पीडीएफ में है। मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा आपको क्या करना है आज।
जैसे ही आज डिमांड कंप्लीट हो गया, अब आपका काम क्या है, डिमांड को अपने कॉपी में फेयर अप करना है, पर वो कॉपी नहीं करना है। तो बच्चा लोग को हम पढ़ाएं, हमको मालूम है 10 साल से लोग क्या करते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, कॉपी 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 कॉपी, कुछ नहीं जाएगा दिमाग में। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस है वो। अगर आप पहले लर्न करेंगे, उसके बाद उसको हटा देंगे और फिर बिना देख के लिखेंगे, वो आपको फेयरिंग अप है। पहले मैं करता था, क्या करता था ना, क्लास में पूरा नोट, जैसे आप नोट देख रहे हो ना, वो डिक्टेट करता था। मेरा अक्टूबर तक तो माइक्रो भी नहीं खत्म हो पाते आप, क्योंकि अगर हम एक एक चीज डिक्टेट करने जाएंगे, आई विल नेवर बी एबल टू फिनिश माई सिलेबस ऑन टाइम। सो आई हैड टू कम अप विथ समथिंग. व्हाट आई डिड, आई गेव देम द नोट्स. Now you take out, print out, you want to learn from there, whatever you want to do. Then you start learning, and then after you've learned, you write. You write only once. You don't write first, then learn from the written thing. Then you have to write again to see whether you know it or not. You only learn first, then you write. अपने वर्ड्स में, और थोड़ा टेक्निकल होना होगा, आपको नोट से आइडिया हो जाएगा कि कैसे आंसर लिखते हैं. हाँ, चलेगा. चलिए, तो मैम वी हैव डिस्कस, सर सॉरी, वी हैव डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड, बट सर्टन टाइम्स दे हैव आस्क्ड अस अ लॉ ऑफ डिमांड फॉर 6 मार्क्स. 6 मार्क में आप खाली सोचो, अगर आप लिख के आते हो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस राइज, क्वांटिटी विल फॉल, एंड प्राइस फॉल, क्वांटिटी विल राइज, हाउ डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट? मैक्सिमम 1 मार्क. नहीं, वो तो सर रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का है ना. मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना होगा. लिखिए पहले, स्टेट द लॉ, मतलब क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड अ शेड्यूल द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड अ शेड्यूल द लॉ ऑफ डिमांड. उत्कर्ष, व्हाट डू वी डू फर्स्ट? वी स्टेट द लॉ. व्हाट इज द लॉ? लॉ ऑफ डिमांड नहीं, पहले क्या बोलते हैं? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस राइज, लिख दीजिए ये विधि. पहले क्या बोल रहे हैं? तो अपने आंसर में सबसे पहला नेक्स्ट पार्ट आप वही करेंगे, अजम्पशंस. इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई लॉ लिखेंगे ना, बहुत सारे लॉ हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे आप. जब भी आप कोई लॉ स्टेट करेंगे, उसके बाद अजम्पशंस देंगे. क्या अजम्पशन है विधि आपके हिसाब से? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सेइंग? व्हाट इज कांस्टेंट? अदर थिंग्स. कोई भी 5 अदर सोचो और उसके आगे लिखो नो चेंज. नो चेंज इन इनकम, फिर ऐसे एग्जैक्टली नो चेंज इन इनकम, कोई भी 5, सारे अजम्पशंस नहीं देने हमको. और क्या होता है विधि? मत देखो, खुद से ट्राई करो, उसको छोड़ दो, वो नहीं लिख पाएंगे. और कुछ? देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. एक बच्चा सुबह बोला देयर इज नो गवर्नमेंट पॉलिसी. अबे नहीं, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. देयर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. फर्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन इनकम. देयर इज नो चेंज इन क्रेडिट फैसिलिटीज. वही अजम्पशंस है. वो जो अदर्स 10 है ना, उनमें से डेमोन्स्ट्रेशन को छोड़ देना, क्लाइमेटिक को छोड़ देना, उसके अलावा कोई भी 5 उठा लेना, उसके आगे लिख देना नो चेंज. जो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है, वो क्या है? अदर थिंग्स, वो पूछ रहा है आपसे. नॉर्मल गुड है, इंफीरियर नहीं है, इनएक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि उसमें कहानी आ जाएगा, गिफिन तो नहीं है. फिर नेसेसिटी हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करेगा, तो नॉर्मल कमोडिटी है. चलेगा. तो पहला आंसर 6 मार्क का क्या होगा कश्मी? व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड का? स्टेट द लॉ. प्राइस राइज, क्वांटिटी फॉल, प्राइस फॉल, क्वांटिटी राइज. फिर अजम्पशंस. अजम्पशंस में क्या लिखेंगे? कोई भी फैक्टर में, कोई भी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट पकड़िए. अच्छा सुनिए ना, मैं आपके साथ थोड़ा फ्रैंक हो रहा हूं, मेरे को 2 मिनट दीजिए. मेरे को ना वो एफर्ट नहीं दिख रहा है आप लोग से अभी. मतलब अकाउंट्स में ना दिख रहा है कुछ कुछ बच्चा लोग का, पर मैं आपको बोल रहा हूँ इको को आप लाइटली मत लीजिए. पहला चैप्टर ईजी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से अपहिल जर्नी है. यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट फ्रॉम नाउ. ठीक है. अब आपको थोड़ा सा मतलब विजिबल एफर्ट देना होगा. मतलब ये नहीं कि किताब खोल के 5 मिनट बैठ लिए, थोड़ा टाइम देना होगा. नहीं तो आप इतना लॉस्ट फील करेंगे ना कि आपको समझ में नहीं आएगा आप शुरू कहाँ से करेंगे.
दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन यू विल कम एंड आस्क मी एंड स्टिल यू विल आस्क मी इन अक्टूबर, भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं अब चालू कहाँ से करूँ। तो आप ये हाथ से मत जाने दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, यू हैव टू गिव सम एफर्ट, दिस इज नॉट क्लास 11 इकोनॉमिक्स। व्हाट इज पीपीसी, व्हाट इज मेंट बाय यूटिलिटी, वो डेफिनेशन लर्न कर लिए, काम खत्म, चार्ट हो वेल्थ वेलफेयर स्कैरसिटी और ग्रोथ का खत्म नहीं है, मेहनत करना होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे, आप बताना ये है क्या सर। प्राइस, ये उत्कर्ष है, ये रोहिन है, और मान लीजिए ये काशवी है। 10 रुपया जब दाम है, उत्कर्ष 50 ठो लेता है, रोहिन 500 लेता है और काशवी 5000। 11 रुपया पे उत्कर्ष 40 पे आ गया, मैं 2 पे आ गया और ये 1000 पे आ गया। टेल मी लॉ ऑफ डिमांड इज वर्किंग फॉर ऑल, येस और नो? Yes, sir. When price decreased. डिक्रीज तो हुआ नहीं सर, नहीं, हाँ, when price increased. ये इंक्रीज कैसे है तेरा, ये इंक्रीज होता है ना सर, ये इंक्रीज कैसे है तेरा। Price increased. Price decreased. इफ प्राइस इंक्रीजेस, quantity demanded decreases, quantity demanded decreases, quantity demanded decreases. What is it depicting Trinav? नहीं सर, मार्केट डिमांड नहीं, ये इंडिविजुअली उत्कर्ष का है, रुक जा, ये इंडिविजुअली रोहिन का है और ये इंडिविजुअली काशवी का है। What is it depicting? It is depicting the law of demand in words or in numbers, in a table form. The tabular representation of the law of demand is called a demand schedule. Please write this down. The tabular representation of the law of demand, टेबल फॉर्म में आप लॉ ऑफ डिमांड दिखा रहे हो, तो इसका नाम क्या है, डिमांड शेड्यूल। चलेगा कश्मीर? उत्कर्ष का डिमांड इंडिविजुअल है कि मार्केट? रोहिन का, काशवी का। लेकिन अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें कि 10 रुपया में पूरा बाजार में लोग कितना खरीदता है, 5550, और 11 रुपया में 42 प्लस 1000 1042, ये क्या बन जाता है? तो जब आप आंसर लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेट द लॉ, अजम्पशंस, शेड्यूल, इंडिविजुअल 2 या 3 और उनका समेशन इज मार्केट डिमांड। प्लीज राइट डाउन दी हॉरिजॉन्टल, शेड्यूल के लिए भी ये लिखना पड़ेगा क्या? ये वाला line? मतलब ये लाइन से समझाने के लिए लिखना है या आंसर में भी लिखना पड़ेगा? आंसर में लिखना है। द हॉरिजॉन्टल समेशन, और हाँ, द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, विधि यू अंडरस्टैंड हॉरिजॉन्टल? बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज मार्केट डिमांड। द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज मार्केट डिमांड। एक्सेप्टेबल अर्नब? दी हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, तो 500 और समेशन मतलब टोटल होता है, तो 550 5000 को जोड़ेगा हॉरिजॉन्टली तो मार्केट डिमांड आ जाएगा। अपने मन से कुछ भी, बस लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होना चाहिए। हम प्राइस राइज कराएं, तुम फॉल भी करा सकते हो, नहीं डुएबल है। गेस करो नेक्स्ट क्या होगा? ये क्या है, टेबुलर, अब ग्राफिकल आएगा, उसका नाम क्या रखे? नहीं, कहा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है वो? डिमांड कर्व। सो नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे डिमांड कर्व। लिखिए द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब 6 मार्क का आंसर समझ रहे कितना कुछ? हाँ जी सर, हाँ, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, the graphical representation of the law of demand is called the demand curve. Now only Bhumi will tell me, Bhumi, तब I am sure you'll agree कि भैया एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा, एक 3 तो इंडिविजुअल रोहिन, उत्कर्ष और काशवी का, और एक मार्केट डिमांड कर्व बनेगा, हाँ या ना? ये वाले, सॉरी, द समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इज मार्केट। अकेला का देख रहे हो तो इंडिविजुअल है, गांव का देख रहे हो तो मार्केट है। कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। तो अगर शेड्यूल 4 है तो कर्व भी 4 होंगे। बेस्ट पार्ट है, आपको पूरे क्लास 12 में कोई भी नंबर प्लॉट नहीं करना है, कर्व का नेचर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड, एक थोड़ा सा स्टीप कर्व बनाएंगे। स्टीप मतलब समझते हैं, थोड़ा सीधा, पूरा सीधा नहीं, थोड़ा सीधा, इधर भी थोड़ा सीधा,
इधर भी थोड़ा सीधा। अब आयना में जवाब दीजिएगा मैम, इस प्राइस पर इतना क्वांटिटी उत्कर्ष का है, ऐसे ही तो प्लॉट होता है। इस प्राइस पर इतना क्वांटिटी रोहिन का है, इस प्राइस पर इतना क्वांटिटी काशवी का है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें उत्कर्ष, तो स्टीप कर्व आएगा कि फ्लैट आएगा? ये सब जुड़ जाएगा और एक फ्लैटिश कर्व बनेगा, ये जो, ताकि सबका ऐड हो जाए। मैं नंबर नहीं दिखाना होगा, नहीं, स्टीप 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 फ्लैट। बुक में 2 ही दिया है, काशवी का डायग्राम नहीं है। उन्होंने ए दिया है, बी दिया है और मार्केट डिमांड दिया है, चलेगा। और अगर आपके पास बुक है तो नोटिस करिएगा दोनों इंडिविजुअल थोड़े से स्टीप स्टीप है और जो मार्केट वाला है वो फ्लैटिश है। बोलिए, डोंट हैव टू प्लॉट इट, यू डोंट हैव टू प्लॉट इट, पेपर ही नहीं कंप्लीट होगा काशवी, देयर आर 150 डायग्राम्स। करेक्ट, कोई भी ऐसा कर्व बनाइए जो थोड़ा सा स्टीपिश हो और जब आप मार्केट बनाए तो फ्लैट कर दीजिए। वो तो आपके बुक में, आई एम टॉकिंग अबाउट एन आंसर। इट इज एन addition, the horizontal addition, it is making it the market demand curve. अगर आपका 5 रुपये पे 50 है, मेरा 5000 है और इसका 500 है, तो जब तीनों का आएगा तो ये और दूर जाएगा ना। तो जब प्लॉट करेंगे 5 रुपये में तो 500 नहीं होगा, 5000 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, टोटल में 5500 होगा। तो डिस्टेंस मिलना होगा। डिस्टेंस कैसे लेके जाएं एक्स एक्सिस पे? एक होता है वाई, एक होता है एक्स। हमको ये दूर में चाहिए, तो स्टीप बनाए कि फ्लैट बनाए? कैसे सर? ये अलग मेरा डिमांड है, ये आपका अलग है, ये उसका अलग है। मेरा डिमांड में आप कैसे आ गए? मेरा इंडिविजुअल, उत्कर्ष का इंडिविजुअल, काशवी का इंडिविजुअल। मेरा 5000 में काशवी भी आ जाएगी। हम 5000 चॉकलेट खाना चाहते हैं, वो 500 खाना चाहती है, उसमें मेरा कैसे आ गया? उसका अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है। और जब पूरे देश का देखना है, गांव का देखना है, सिटी का देखना है, जोड़ के देखो, डुएबल है। नाउ आई वांट देवांश टू टेल मी कि इफ अ 6 मार्क क्वेश्चन कम्स, explain with the help of a diagram of a schedule and a curve the law of demand, what are the things that we have to write, sir? nahi, state the law. We not asked demand, we've been asked the law of demand. There's a difference. Demand is the desire backed by purchasing power, that is not being asked. We state the law. Other things remaining constant, price rise, QD fall, price fall, QD rise. We state the assumptions. Very good. Then we give schedule. What is a schedule? Representation of the law of demand. We divide that into 2 parts, individual and market. Individual में 2 पार्ट, यहाँ 3, इच्छा हो तो 3, 2 काफ़ी है, 2 टाइम भी बचेगा ना। A, B, market demand. Summation of A and B is market demand. Then what do we do, sir? We draw the demand curve. The graphical representation of the law of demand is the demand curve. Again we divide into 2 parts. Individually those steep curves, and then we have a summation which is the market demand curve, which has to be a little flattish. Is that absolutely clear? Before I go on to my last discussion, कौन सा बना लो ना please. ना, not in this diagram. Already Kashvi, we will be there at 1.5 pages. A lot of people don't realize this, that in economics 2 things are tested. With direct questions, it's going to be a lengthy answer. That is a difficult. This is a very easy answer, yes or no. में कोई ज्ञान नहीं है, लंबा आंसर है। लेकिन दूसरे टाइप के सवाल होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जो छोटे आंसर होते हैं पर कंसेप्चुअल होते हैं, कि गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन गुड्स एज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. इट्स नॉट अ वेरी लेंथी आंसर, बट इट विल कैरी 4 मार्क्स बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन. तो 2 डिफिकल्टी है. एक, बच्चा का पेपर कंप्लीशन, where it is going to be a longer answer but a direct question. With the help of a diagram, explain the law of demand. आता बहुत कम है आजकल. Give any 4 determinants of demand, जिसमें income of the consumer, price of related goods, और 2 और दे दिया कोई भी. पर ये सबसे बड़े 2 वालों को आपने इनमें इंक्लूड करवा दिया. इनकम ऑफ द कंज्यूमर में 3 पार्ट लिखना होगा, NGIGIN, और तीनों का डायग्राम. परफेक्ट. फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दोनों दिखाने होंगे, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट विद डायग्राम, और बाकी का 2 आप कुछ भी लिख दो. पर वही होगा क्या है, पेपर कंप्लीशन विल ऑलवेज बी एन इशू. किसी भी सीनियर से बात करिए, इको का पेपर डॉट खत्म होता है.
5 मिनट भी नहीं बचता है जनरली। बहुत लोग छोड़ के रहे हैं इस साल, 6 मार्क 4 मार्क नहीं अटेम्प्ट आता है, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। तो टाइम विल ऑलवेज बी एन एसेंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बिफोर आई कंटिन्यू आई हैड टू फर्स्ट से दैट वी हैव फिनिश्ड 90% ऑफ डिमांड, ओनली 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट। उसके बाद मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा कि क्या क्या मैंने आपको अभी तक कराया है, क्या क्या छोड़ा है, क्या कुछ छोड़ा ही नहीं है, या अगर छोड़ा है तो वो वापस कर लो। बिफोर आई स्टार्ट आप मेरे को बताओ उत्कर्ष वापस से, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। एक्सेप्टेबल? ध्यान दीजिएगा ये लास्ट पार्ट है, थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, अग्री, आई एम सॉरी, टेक्निकल है, भाषा में झमेला कर रहे हैं लोग, ठीक। इस पे क्या लॉ है? प्राइस राइज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल, प्राइस फॉल। अभी के अभी 3 तो बना के आया है। डिमांड कर्व पता कैसे होगा? वाई एक्सिस पे क्या है? नहीं, फॉर डिमांड कर्व कैन इनकम बी ऑन द वाई एक्सिस? it has to be price. For example, is this a demand curve? Y, QD, NG. ये किए हम लोग, हाँ या ना? Income of the consumer. Is this a demand curve? No, this is the relationship between income and demand. This is not the demand curve. For it to be a demand curve, the axis has to have the price of the commodity and the quantity demanded of the same commodity. Is this a demand curve? Vidhi, price of tea, QD of coffee. There is an upward sloping curve. Is this a demand curve? Think about an answer. Price of and QD of, is it the same thing that is changing? Is this the price of one good and QD of another? Or is it the same product? Is this a demand curve? This is the relationship between price of one commodity and quantity demanded of another. When you plot price of petrol and QD of car, inverse relation, is this a demand curve? For it to be a demand curve, what do you need? Price of the commodity and quantity demanded of the commodity. So let's go into a different page. This is a demand curve. Acceptable? Numbers use नहीं कर रहा हूं, I don't want to confuse you. इस दाम पर भूमि इतना चॉकलेट खरीदती थी। अगर नंबर चाहिए तो दे देता हूं, चलो 20 रुपए की चॉकलेट है ना, भूमि 1 साल में 10 चॉकलेट खाती है। दाम गिरने पे क्या होगा? 15 रुपए पे आ गया, देखो प्रूफ कर रहे हैं कि ज्यादा खाएगी। 15 रुपए पे आया, ये 10 से ज्यादा 15 पे आ गया। उत्कर्ष ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हो पॉइंट ए ओरिजिनल था, हाँ या ना? टू पॉइंट बी डिमांड को बढ़ाया है कि गिराया है? डिमांड की क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि परिवर्तन किस में है? प्राइस में। सर गिव मी अ गुड वर्ड, इंक्रीज नहीं बोल सकते, कुछ सिनोनिम बताइए इंक्रीज का जो आपके डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाया है, पॉजिटिव, और समथिंग दैट इंक्रीजेस, एक्सपैंड। सो देयरफॉर दिस ए टू बी मूवमेंट, मूवमेंट है ना, एक ही कर्व पे नीचे जा रहा है। Is it shifting to a new curve or is it moving on the same curve? So this is called movement along the demand curve. English पकड़ो, movement along का मतलब क्या है भैया? उसी कर्व पे आगे पीछे होगा। उसी कर्व में जब नीचे जाएंगे तो नीचे क्या जा रहा है? प्राइस, पर क्वांटिटी क्या हो रहा है? तो इसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। भैया इंक्रीज नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। जमीन आसमान का फर्क है इंक्रीज और एक्सटेंशन में, मेरे और आपके लिए नहीं है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि हाईवे लेंथ इंक्रीज हुआ है या हाईवे लेंथ एक्सटेंड हुआ है, कोई फर्क है? इकोनॉमिक्स में है। अगर आप एक्सटेंशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पक्का दाम गिरा है, क्योंकि और कोई कारण नहीं हो सकता। एक्सटेंशन कैन ओनली हैपन, याद है प्राइस का इज्जत, प्राइस को इतना इज्जत मिला है कि दाम गिरने पे उसका नाम क्यूडी एक्सटेंड हुआ है। इट इज कॉल्ड ए टू बी, एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपेंशन भी चलेगा। देन थिंक अबाउट इट उत्कर्ष, व्हेन इट बिकेम टू 25 ना,
भूमि इज सेइंग दैट शी डजंट वांट टू हैव दैट मेनी चॉकलेट्स। 5 पे आ गई। ये जो सर अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ए टू सी, इज इट इंक्रीजिंग क्यूडी और डिक्रीजिंग क्यूडी? ऑब्वियसली भैया कॉन्ट्रैक्शन है, पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड। समझ पा रहे हैं? नाउ टेल मी व्हाट इज दिस कॉल्ड? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट के कितने पार्ट्स हैं? कौन कौन से? 2, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। सॉरी, स्टिल भी रह सकता है, पर वो मूवमेंट क्या हुआ? मूवमेंट होने के लिए तो या तो ऊपर या तो नीचे। दाम बढ़ा तो क्या है? बच्चा सुबह बहस किया, नहीं दाम बढ़ा एक्सटेंड हुआ। भाई प्राइस का नहीं देखना है, क्यूडी देखना है। प्राइस बढ़ना, प्राइस एक्सटेंशन नहीं देना, क्यूडी एक्सटेंशन देखना है। तो प्राइस राइज में क्यूडी क्या होता है? फॉल होता है ना। फॉल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता है? कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। सर आप इंक्रीज का क्या दिक्कत बोलेंगे? अभी आएगा इंक्रीज का क्या दिक्कत है, आप समझ जाएंगे। ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन का नाम क्या है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसके 2 पार्ट, वेरी गुड, 2 पार्ट क्या क्या है? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। दोनों को चेंज इन डी बोला जाएगा कि चेंज इन क्यूडी? क्योंकि प्राइस में परिवर्तन है। एक्सेप्टेबल? अब देखिए सिचुएशन, ये सेम भूमि है अपनी चॉकलेट की डिमांड की कर्व में, प्राइस क्वांटिटी मस्त, यहां 20 रुपए में 5 चॉकलेट खाती है, प्राइस कांस्टेंट है। विधि, आई वांट यू टू गिव योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड राइट नाउ। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस नहीं बदलेगा। वाई एक्सिस को कांस्टेंट कर दिया हमने, इसको नहीं बदल सकते आप, सॉरी। पर तो भी कोई कारण से बताओ भूमि इज गोइंग टू हैव मोर चॉकलेट्स, कोई भी कारण बताओ। दाम, हाँ, इनकम, प्रेफरेंस, रिलेटेड गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अदर थिंग्स। वो अदर थिंग इस एक्सिस पे है, प्राइस कांस्टेंट है। 2 आप बोलना, आपका इको था 10 में, आप मत बोलना, 9-10 में नहीं था, परफेक्ट। प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। जिनका इको 9-10 में था ना, वो समझ गया मैं कहां जा रहा हूं। ये प्राइस कांस्टेंट है, तो भी मेरे को ये 5 चॉकलेट से 5 नहीं, कितना था? 10 था ना। 10 चॉकलेट से 20 चॉकलेट दिखाना है, पर इसी दाम पे दिखाना है। कोई तरीका सोचो ना मैम, जहां पर मैं ये दिखा पाऊं कि मैं अब दाम बढ़ने पर इससे ज्यादा डिमांड ले रहा हूं। कोशिश नहीं, उसको एक बार कोशिश करने दो। थिंक ऑफ एनीथिंग रैंडम, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट से इट। बढ़ गया, दाम सेम है, लेकिन चॉकलेट का दाम 15-20 रुपया था ना, 20 रुपया ही है। इसी 20 रुपए पे कोई अदर फैक्टर के बदलने पर मैं अब ज्यादा डिमांड कर रहा हूं। आप बताओ मैं इसको शो कैसे करूं? नहीं, विधि बोलेगी। नहीं, पर उसको बोलने दो ना यार। हाँ, कोशिश करिए। अगर आप कन्विंस्ड नहीं है तो बताना। मैं एक नया डिमांड कर्व बनाऊंगा, जो पूरा का पूरा डिमांड कर्व ना शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट। I will create another new demand curve towards the right. Now do you understand why there is a difference between movement along and there is another curve? And don't mug it up. Why is it shifting? Y axis is constant and QD is increasing. और दोनों एक्सिस में है, एक बढ़ा एक गिरा, दोनों एक्सिस में है। यहां पे एक कांस्टेंट है, कोई कारण की वजह से डिमांड बढ़ जा रहा है जो एक्सिस पे नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं आर्यन, आपका सवाल, इसका नाम रखा है ये लोग इंक्रीज इन डिमांड। ये इंक्रीज इन डिमांड है। तो आप सोचो, आप क्यों नहीं बोल सकते इंक्रीज और एक्सटेंशन सेम है? क्योंकि इंक्रीज में शिफ्ट होता है, अदर फैक्टर चेंज होता है, और इसमें डिमांड बदलता है, वहां क्वांटिटी डिमांडेड बदलता है। भैया इतना माइन्यूट डिफरेंसेस है, इतना माइन्यूट डिफरेंसेस है कि क्यूडी और डी में फर्क है। समझ रहे हैं? एक्सटेंशन और इंक्रीज में फर्क है। तो सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन का ऑपोजिट क्या होगा? डिक्रीज ऑफ डिमांड। और डिमांड क्योंकि अदर फैक्टर की वजह से है, शिफ्ट ऑफ पीपीसी। वेरी गुड। तो सिमिलरली शिफ्ट ऑफ डिमांड, पूरा डिमांड कर भी बदल दिया है क्योंकि अदर फैक्टर में परिवर्तन है। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब डिक्रीज है, वो राइटवर्ड इंक्रीज है। मैं आपको एक डिफरेंसेस लिखवा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट, यही तो लिखवा रहे हैं।
बुक में मिलेगा नहीं ऐसा डिफरेंस टेबल फॉर्म में। बुक में ना इंक्रीज डिक्रीज का डिफरेंस है, लास्ट में चेक करो। कुछ पुराने एडिशन अगर आपके पास है तो इंक्रीज और एक्सटेंशन का फर्क है, पर मूवमेंट और शिफ्ट का फर्क नहीं बता रहा है ये लोग। तो एक बार हम आपको लिखवाते हैं, आप देखिए आप कन्विंस्ड है कि नहीं। हाँ क्यों करा रहे हैं फिर हम, क्या सवाल हुआ ये? तो काम तो तब भी आएगा ना। रीजन क्यों होता है मूवमेंट? चेंज इन प्राइस, है ना। क्या बदलेगा? ये बेसिस है जी, चेंज इन प्राइस। भूमि व्हाट डू आई राइट हियर? अदर फैक्टर्स बट फॉर प्राइस। भैया सिर्फ अदर लिखने से चलेगा? चलेगा यार, पर कुछ इंग्लिश का प्रॉब्लम कर देता है लोग। चेंज इन अदर फैक्टर्स बट फॉर प्राइस मतलब प्राइस को छोड़ के कुछ भी। हाँ तो अदर देन प्राइस लिख दो। चेंज इन अदर फैक्टर्स बट फॉर प्राइस, बट फॉर प्राइस चलेगा। ऑल्सो कॉल्ड, एक्सीलेंट। QD क्वांटिटी डिमांडेड। और इधर देखिए टाइप्स, इन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसमें है इंक्रीज डिक्रीज। हाँ जी, सब में क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स एक्सिस सारा डायग्राम में QD है, बोलते बस डिमांड है। चलेगा। डायग्राम चौथा डिफरेंस बना लो एक यहां पर। हाँ सर एक प्रॉपर डिफरेंस है, क्योंकि एक ही कर्व में मूवमेंट है और उधर एक नया बन रहा है। तो देखिए मूवमेंट आप समझ पाते हैं कि नहीं? ए भाई साइलेंट करना। ये अपवर्ड मूवमेंट क्या है काशवी? वेरी गुड। पता नहीं बच्चा लोग को अपवर्ड सुन के लगता है एक्सटेंशन होना चाहिए। प्राइस का नहीं देखना है, QD का देखना है। दाम ऊपर बढ़ रहा है, क्वांटिटी कमेगा, और अगर दाम गिर जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ये एक्सटेंशन है डाउनवर्ड, और अपवर्ड है। एंड राइटवर्ड लेफ्टवर्ड क्या है? राइटवर्ड इंक्रीज है, लेफ्टवर्ड डिक्रीज है। डुएबल है। लास्ट डिस्कशन, फिर मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज बुक से भी करना है हमको, आज आपके साथ थोड़ा सा टेक्सचुअल रीडिंग। व्हाट इज द, अच्छा पहले क्लियर कर लेते हैं, आप लोगों में से किस किस बच्चा का 11 में मैथ नहीं है? है कोई ऐसा? नहीं है तो काशवी विधि, आप 11-12 में मैथ लिए होते तो एक ना डिटर्मिनेंट्स और ऐसे बोल के चैप्टर है, डिटर्मिनेंट डेरिवेटिव। वहाँ पे आप फंक्शन ऑफ डिमांड पढ़े होंगे, या फंक्शंस ऑफ फंक्शन, लिमिट्स एंड फंक्शंस, है ना। उसमें फंक्शन पढ़े होंगे, और फंक्शन के सम्स में हम लोग क्या करते हैं काशवी विधि। मान लो वो लोग एक क्वेश्चन देता है, x² + y² ऐसे करके पूरा 3x करके, और x का वैल्यू 3 दे देता है। तो सारा जगह पे हम लोग जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ 3 सब्सटीट्यूट करके फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। भाई पॉइंट क्या आपका? फंक्शन का मतलब होता है दैट इट डिपेंड्स ऑन दिस। कोई भी चीज का फंक्शन का मतलब क्या है? कि ये इस पे निर्भर है। अगर मैं आपसे पूछूं अपने वर्ड्स में बताना, फंक्शन ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए? यूज योर इंग्लिश, फॉरगेट द मैथ। व्हाट इज द फंक्शन का मतलब मैं आपको क्या सिखाया अभी? व्हाट इज इट? डिपेंड। तो व्हाट इज डिमांड फंक्शन? व्हाट इज योर डिमांड डिपेंडेंट ऑन? प्राइस एंड अदर्स। अब उसको डराने के लिए हम तो बोलते हैं अच्छा यार किताब लिखो, किताब में ये सब लिखो, बच्चा ट्यूशन लेगा। डराने के लिए लिखा D = फंक्शन ऑफ प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके बाद डॉट 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 गवर्नमेंट पॉलिसी। मीनिंग क्या है इसका? ये क्या है? फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, फंक्शन ऑफ डिमांड। इसका मीनिंग समझो। ये खाली किताबी भाषा है। दिस इज नथिंग बट फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? डिमांड फंक्शन है नहीं ना। बेस्ट पार्ट क्या है विधि? लोगों को लगेगा मैथ है और वो डरेंगे और ट्यूशन लेंगे।
है ना, पर क्या है, ये तो कुछ नहीं है, आधे से ज्यादा कॉमन सेंस है। वो कॉमन सेंस उतना कॉमन नहीं है, प्रॉब्लम वही है। दैट इज द ओनली इशू हियर। नाउ आई वांट आपको टू गो थ्रू, लिख लीजिए फिर से मूवमेंट। जब प्राइस में परिवर्तन है, चाहिए तो हम सेव करके भेज देते हैं आपको। पहले वाला मतलब ओनली मूवमेंट, मतलब ओनली मूवमेंट। ये तो इंक्रीज डिक्रीज है, ये है आपका मूवमेंट। हम एक सेकेंड विधि अभी मत लीजिए, हाँ दिखा रहे हैं, नहीं वो भी देख लो। हाँ ये हो गया विधि, ये आपको देखना है देवांश। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड? फंक्शन ऑफ डिमांड का मतलब है व्हाट इज योर डिमांड डिपेंडेंट ऑन, तो दैट इज द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डुएबल है। सो नाउ भूमि जस्ट गो बाय द हेडिंग्स, मैं आपके साथ बात करता रहूंगा, आप हेडिंग बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ नहीं। अब ये देखिए कि मैंने चैप्टर अपने साइड से कंप्लीट किया है कि कुछ अभी भी बचा हुआ है, वो सीरियली हेडिंग वाइज जाएगी, ठीक है। डिमांड, टाइप्स, फीचर्स या फंक्शंस, फंक्शंस में क्या है, सारा बात बताइएगा आप। मैं अगर नहीं बोला हूँगा तो पढ़ा दूंगा, अदरवाइज हमको लगता है डुएबल है। चलिए, डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इंडिविजुअल, वन इकोनॉमिक यूनिट, पढ़ने दीजिए उसको, हाँ, मोर देन वन इकोनॉमिक यूनिट, सोचा हुआ, एक्चुअल खर्चा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनडायरेक्ट डिमांड, मल्टीपल वांट्स सेटिस्फाइड बाय वन कमोडिटी। एक सेकेंड बोलिए। तो जैसे आप बोलते कि आपने कोई बुक नहीं लिखा है तो बुक काउंसिल का ही फॉलो करना पड़ेगा इस बुक का। तो सर जैसे आप बोलते कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लिखना हाँ, पड़ेगा। यूनिट वाला बात अलाउड है। प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड, 3 पार्ट, एनजी, आईजी, आईएन। एनजी पॉजिटिव रिलेशन, आईजी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, आईएन पहले पॉजिटिव फिर कांस्टेंट, फिर पॉजिटिव प्रेफरेंस रहा तो राइटवर्ड शिफ्ट, नेगेटिव प्रेफरेंस रहा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट अभी किया ना, आपको बोलेगा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द डिमांड कर्व इफ यू हैव अ पॉजिटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बताओ, इंक्रीज की डिक्रीज? बना दे एक राइट में, बस ये कर्व बनाना है। अच्छा सुन, क्या गलती किया, बोर्ड गलती, ठीक है, ईशा खन्ना 2021-22 क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, विद द हेल्प ऑफ अ डिमांड कर्व, विद द हेल्प ऑफ अ डिमांड कर्व शो द इंपैक्ट ऑन नॉर्मल गुड्स इफ देयर इज एन इनकम चेंज पॉजिटिव। मतलब इनकम बढ़ा है, नॉर्मल गुड है, कैसे दिखाओगे? डिमांड कर्व पे। बच्चा ये बना के आ गया, बताओ गलत क्या है? विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन द डिमांड कर्व if the income of the consumer increases in case of a normal good. Why is this diagram wrong? ये डिमांड कर्व ही नहीं है, ये तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड है। डिमांड कर्व तो ये है ना भूमि। अब अगर इनकम बढ़ जाए, नॉर्मल गुड है, डिमांड बढ़ेगा कि कमेगा? प्राइस तो सेम है, इनकम बढ़ेगा कि कमेगा? बिकॉज इनकम राइज हुआ है, इंक्रीज दिखाना था, वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर बना के आ गया। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, मैंने अपने मॉक में ये क्वेश्चन दिया था, उसके बाद भी गलत किया बच्चा। विद द हेल्प ऑफ अ डिमांड कर्व एक्सप्लेन व्हाट इंपैक्ट विल हैपन टू द डिमांड कर्व ऑफ टी इफ प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस। वो बना के आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये तो डिमांड कर्व ही नहीं है, ये किस चीज का रिलेशनशिप है? ये किसका है? प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड क्यूडी ऑफ अनदर। How is this a demand curve? We established that for it to be a demand curve, P and Q have to be of the same commodity. So अगर आप मैं पे पूछ रहा हूँ सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया है, आपकी डिमांड में परिवर्तन क्या है? बढ़ जाएगा ना, राइटवर्ड शिफ्ट। अब राइटवर्ड शिफ्ट क्या है? बस एक तो नया बनाना है,
अगर मैं आपको बोलता प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट हैज गॉन डाउन, बना दीजिए लेफ्ट में डिमांड कर्व, बुझा रहा है। नेक्स्ट क्या है भूमि? कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट। फ्यूचर में प्राइस राइज का एक्सपेक्टेशन है तो डिमांड आज जो है बढ़ जाएगा। सब राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड। अब तो सीख गए आप, सारा अदर्स में राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड है, सारा अदर्स में राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड है भाई। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया। हाँ, सारा सोचो, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया अल्कोहल पे, व्हाट इंपैक्ट ऑन डिमांड? प्राइस तो सेम ही है पर डिमांड लेफ्ट में चला जाएगा। गवर्नमेंट ईवी व्हीकल्स पे डिस्काउंट दे रहा है, राइट वर्ड हो जाएगा। ये नहीं है ना सर, अभी तो आपको समझा ये किसका प्राइस है और ये किसका डिमांड है, कैसे डिमांड कर रही है। नहीं, प्राइस उतने का रहता है मैम, सब्सिडी देता है, आपको कैश दे देता है। जानते हैं एलपीजी सिलेंडर आता है आपके घर में, उसका दाम 1500 ही है। गवर्नमेंट बोलता है अगर आप एलपीजी सिलेंडर का सब्सिडी के लिए करोगे आपको दाम 1500 पड़ेगा, हम आपको 400 रुपया घर भेज देंगे। वो प्राइस नहीं चेंज कर सकता। किस मुंह से वो टाटा को बोलेगा दाम गिराओ? गवर्नमेंट गाड़ी थोड़ी ना बना रहा है, वो बोलेगा टाटा तुम बेचो, हम इनको कैशबैक देता है। दैट इज हाउ दे विल प्रमोट ना, सो दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। फिर लोन अवेलेबल है तो डिमांड राइट वर्ड, लोन अवेलेबल नहीं है तो डिमांड लेफ्ट में गिरेगा। नहीं, एग्जाम्पल दिए थे, कैशबैक बैंक देता है। चलिए नेक्स्ट, शोइंग ऑफ, मतलब शोइंग ऑफ नहीं सॉरी, फॉलोइंग द ट्रेंड, देखा देखी। तो अभी किसी पे पॉजिटिव डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है तो इंक्रीज होगा। अभी नौटंकी चल रहा है, देख रहे हैं, लोग घी नहीं खाना चाहता है, बोल रहा क्यों, अनहेल्दी है। जीवन भर आज तक पूर्वज खाते गए, सारा पहलवान लोग खाता है, वो लोग का कुछ तबीयत खराब नहीं हुआ। क्या फैड है? ऑलिव ऑयल है ना, यूरोपियन ऑलिव का ऑलिव ऑयल बनाएंगे हम लोग, पर एक्चुअल में फैड है ना। सो वो पर है तो सही, कर तो रहे हैं, मैंने भी ट्राई किया है। ये गंदगी आपने नहीं की, किनुआ फिर एवोकाडो, ये सब सुन के हम भी खरीदे हैं और फिर रियलाइजेशन हुआ कि अरे तो बकवास ही है, इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं है। बताए थे ना आपको, ग्रीस में सबसे बड़ा स्कैम क्या था, मेन्यू पे अराउंड 15 यूरो का टर्मरिक लाते, सारा हल्दी वाला दूध बेच रहा है, टर्मरिक लाटे 1500 रुपए का हल्दी वाला दूध है ना। पर मार्केटिंग होता है ना बॉस, इसी को मार्केटिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये छोड़ देते हैं मैम, ऑब्वियसली डुएबल है। नेक्स्ट ये सब मार्केट डिमांड वाले हैं, थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैम, डिमांड फंक्शन वो वाला टेबल, मतलब एक इक्वेशन है, D इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, सारा वो लोग लिख दिया है। सॉरी, हाँ सर एकदम मांग सकता है, बोलिए कहाँ पे बताइए ना। ये देखिए Pn-1 P1 एक प्राइस है और उसके नीचे देखिए वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, कॉन्टेशन दे दिया है नीचे, लेजेंड दे दिया है कि P क्या रिप्रेजेंट करता है, Y क्या रिप्रेजेंट करता है, Pn-1 क्या रिप्रेजेंट करता है। नहीं, अपने मन से लिख देना ना, अदर फैक्टर तो आप जानते ही हो। कोई, अरे पहला शब्द लिख देना, तुमको जरूरी थोड़ी ना कि इनका कॉनोटेशन यूज करना है। तुम PR लिख देना और नीचे लेजेंड दे देना कि PR रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाँ आपका मर्जी है, नहीं फैक्टर सेम होना होगा। अब आप इसमें आलू टमाटर भिंडी प्याज नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड को पहले एक्सप्लेन किया, देखिए जो मैंने पढ़ा है एकदम सेम ऑर्डर में होगा। लॉ स्टेट किया होगा, अजम्पशन, शेड्यूल, इंडिविजुअल मार्केट, कर्व, इंडिविजुअल मार्केट। नेक्स्ट क्या है भूमि? वही है जो हम पढ़ाएं आपको, समेशन। तो पहले टेबल बना के लोग खुद से बस वही डेरिवेशन। फिर आप पढ़े हैं रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, 3 जो मेन वाले हैं, विधि, भूमि, देवांश। विधि ड्यू टू इनकम, रियल इनकम, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट बिकमिंग रिलेटिवली चीपर, एंड लॉ ऑफ DMU, और 2 ऑब्जर्वेशन एंड सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, कंपोजिट डिमांड, articles of snob appeal, giffen goods, necessities, future expectations, Veblen effect, emergencies, and change in fashion. Next,
ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये आज की है। आप ये बोले थे ना कंस्पिक्यूअस कंप्यूटर्स का स्नॉब अपील का मतलब कंस्पिक्यूअस गुड्स। पढ़िए मैम, रीड मूवमेंट फर्स्ट। याद है मूवमेंट क्यों होता है काशी, फिर से बताओ। ड्यू टू चेंज इन, सोचिए सोचिए, एक ही कर्व में ऊपर नीचे जा रहा है, क्या बदल रहा है? हाँ ओके, ड्यू टू चेंज इन व्हाट, क्या बदला? चेंज इन प्राइस। उसके दो पार्ट्स क्या क्या है? नहीं नहीं, प्राइस इज चेंजिंग। हाँ, जब प्राइस कमता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्सटेंशन, अपवर्ड मूवमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन। फटाफट बताइए मैम। When the amount demanded of a commodity changes as a result of change in its own price, ओन प्राइस, while other factors of demand like जहां अदर कांस्टेंट रहेंगे, बदलेगा तो सिर्फ कौन बदलेगा? प्राइस बदलेगा। expansion, when the quantity demanded of a commodity rises due to fall in its own दाम गिरने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, things remaining the same. ऑब्वियसली अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। Contraction of the demand or the fall in quantity demanded refers to the decrease in the quantity दाम बढ़ने पर जब क्यूडी गिर जाए तो कॉन्ट्रैक्शन। remaining same. मैम इंक्रीज डिक्रीज भी बता दीजिए थोड़ा। हाँ, पहले change in demand refers to the amount purchased of a commodity rises चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है भूमि? other factors. अदर फैक्टर्स। Increase in demand refers to a situation when the consumer buys a larger amount of commodity at the same price. सेम प्राइस, मतलब प्राइस कांस्टेंट। राइटवर्ड इंक्रीज, लेफ्ट इनकम इफेक्ट नहीं सर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजिंग। इनकम इफेक्ट तो सर प्राइस चेंज होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में प्राइस चेंज होता है। तो भैया बेसिकली जो फर्स्ट ग्राफ था एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का, उसमें प्राइस वाला का जो था फैक्टर उसको रिप्रेजेंट करता करेक्ट सर, अदर फैक्टर्स को, यही तो लिखे ना। सॉरी, कहाँ गया रे अपना जो टेबल बना था मूवमेंट शिफ्ट का? कहाँ? इधर ही है ना। हाँ, आप जो बोले मूवमेंट का रीजन क्या है? शिफ्ट का रीजन क्या है? एक सेकंड जी, एक सेकंड रुक जाओ, पढ़ो आगे। Decrease in demand. क्यों होता है? क्योंकि 3-4 एग्जाम्पल दो। अगर मेरा इनकम गिर जाए और नॉर्मल गुड है, इन्फीरियर है तो बढ़ गया। अगर इनकम बढ़ने पे इन्फीरियर गुड डिमांड लेफ्टवर्ड है, हाँ या ना? रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट कब लेफ्टवर्ड होगा? इन्फीरियर गुड है और इनकम बढ़ जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कब एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? सब्स्टिट्यूट के साथ। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़े कि गिरे? गिरे तो मेरा लेफ्टवर्ड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का दाम बढ़ जाए तो लेफ्टवर्ड हो जाएगा। अगर आज मेरे सब्स्टिट्यूट का दाम चेंज होता है, इज इट चेंज इन माय प्राइस और अदर फैक्टर्स? और मेरा कॉम्पिटिटर सस्ता हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ भागेंगे? तो मेरे प्राइस की वजह से हुआ कि अदर फैक्टर की वजह से हुआ था? भाई मेरा फीस तो 1500 ही है, हम तो चेंज नहीं किए। सम अदर थिंग हैपेंड, माय कंपेटिटर चेंज द प्राइस। और सोचिए वो बेवकूफ़ की तरह 3000 पे चला गया तो वो छोड़ के मेरे पास आएंगे, पर मेरी वजह से आए क्या? अदर फैक्टर्स की वजह से आए, तो इंक्रीज इन डिमांड। बोलिए आप क्या बोल रहे थे? आप बोले थे ना प्राइस कांस्टेंट है, हाँ, प्राइस चेंज कैसे करें? तो एक्सटेंशन है। प्राइस चेंज है तो एक्सटेंशन है। हम कब बोले कि प्राइस चेंज नहीं हो सकता? प्राइस चेंज करे तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। पर सर इंक्रीज इन डिमांड पर टेबल तो किसी का हो सकता है ना, 2 ऑल्टरनेटिव्स है। नेक्स्ट भूमि, दैट्स इट। वो आई थिंक इंक्रीज डिक्रीज का है। expansion increase और decrease. हाँ, एक्सपेंशन इंक्रीज पढ़ लीजिए, ये ओल्ड एडिशन है क्या आपका? शायद तभी है, इस बुक में तो नहीं था। ओ है। एक्सपेंशन किसकी वजह से था? प्राइस का चेंज। इंक्रीज किसकी वजह से था? एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? चेंज इन। और इंक्रीज को क्या बोलेंगे? एक ही कर्व में रिप्रेजेंट होगा, मूवमेंट एक ही कर्व में रिप्रेजेंट होगा, शिफ्ट नया कर्व में आएगा। एक बार मैम बुक वाला पॉइंट्स पढ़िए। Expansion of demand refers to the larger quantity being purchased due to fall in its own, दाम गिरा है, while increase refers to more being purchased at the same price. दाम सेम है, कुछ कारण और है। Expansion of demand is due to fall in the commodity's own price. Increase रिपीट कर रहा है पॉइंट, अपना दाम गिरा है और वहां प्राइस छोड़कर कुछ और हुआ। expansion of demand simply involves a downward movement along the
मूवमेंट डाउनवर्ड है और इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट है। और एक और डिफरेंस आप लिख सकते हैं, एक चेंज इन क्यू डी है और एक चेंज इन डी है। चलेगा? अब मेरा होमवर्क क्या आपके लिए, आज नहीं, कल नहीं, एक हफ्ता है आपके पास, नॉट डे 1, नेक्स्ट डे 2 तक ट्राई करिए। जो डिमांड का नोट्स मैं आपको पीडीएफ भेजा हूं उसको लर्न करके लिखना शुरू करें। खत्म भी नहीं करने बोल रहा हूं, लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए और लिखना स्टार्ट हो जाए। आई एम नॉट टेलिंग यू टू फिनिश 15-20 पेजेस ऑफ राइटिंग, बट एटलीस्ट स्टार्ट, ठीक, सो दैट नेक्स्ट क्लास में जब हम इलास्टिसिटी स्टार्ट करें तो डिमांड सबका हो चुका हो। डिमांड का, अकाउंट्स का